हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी करंट अफेयर क्लासेस स्पॉटलाइट कंटिन्यू कर रहे हैं हम। आज हमारी 28 अक्टूबर आज की हमारी क्लासेस जो है उसके अंदर हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं महुआ लिक्कर की। लिक्कर शराब, महुआ। महुआ लिक्कर एक एक्चुअली ट्राइबल ड्रिंक, मेनली ट्राइबल ये लिक्कर था और है भी। इसी को आजकल वापस इसको कंजर्वेशन की जरूरत पड़ रही है। स्टेट्स जो है आगे बढ़ के मध्य प्रदेश प्रोग्राम्स चला रहा है। आईआईटी दिल्ली ने कुछ अपना एक इनोवेटिव कुछ चलाया था जिसमें इसको प्रमोट किया जा रहा है। बेसिकली प्रमोशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि ट्राइबल कल्चर जो है वो गायब हो रहा है। इंडियन गवर्नमेंट की हमेशा से पॉलिसी रही है कि ट्राइबल कल्चर को सहेज के रखना। जब से आजाद हुए तब से हम लोगों ने ट्राइबल्स के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए कि ट्राइबल कल्चर के अंदर इंटरफेरेंस नहीं की जाएगी ज्यादा। तो बात करते हैं इस महुआ लिक्कर की। ट्रेडिशनल लिक्कर है, वंस बैंड बाय द ब्रिटिश, नाउ फाइंड्स रेलेवेंस इन मॉडर्न इंडिया। ब्रिटिशर्स ने बैन कर दिया था इसको। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स शराब का जो बिजनेस था उसको रेगुलेट कर रहे थे पूरी तरह, और उसके साथ उन्होंने जो ट्राइबल फॉर्म ऑफ ये लिक्कर था, ट्राइबल्स जो लिक्कर बनाया करते थे महुआ, इसको बैन कर दिया था। महुआ लिक्कर ट्रेडिशनल स्वीटेंड लिक्कर, मीठापन थोड़ा सा मिलता है अधिक, विद स्ट्रॉन्ग फ्लोरल नोट्स दैट हैज बीन मेड फॉर एजेस बाय द ट्राइबल पीपल ऑफ इंडिया। बड़ी सदियों से बनता आ रहा है ट्राइबल्स में ये महुआ। उसके अलावा इट इज अ पंजेंट पोटेंट ड्रिंक दैट इज यूजुअली ब्रूड इन अनऑर्गेनाइज्ड स्मॉल स्केल बैकयार्ड स्टिल्स। ये कोई इंडस्ट्रियल स्केल पे नहीं बनती है तो लोकल छोटे स्केल पे, जैसे कि ट्राइबल्स के लिए है। तो क्योंकि ट्राइबल कल्चर का पार्ट है, ट्राइबल्स ने अपने घरों के पीछे ही मेनली इसको बनाया है सालों से, बहुत सालों से ये कल्चर का पार्ट है वहां की। वहीं पर ब्रू की जाती है, वहीं बनाई जाती है, और बहुत छोटे स्केल पे अनऑर्गेनाइज्ड, असंगठित तरीके से। उसके अलावा इसके इट इज मेड फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ द महुआ ट्री। महुआ नाम का एक पेड़ है जिसके फूलों से इसको बनाया जाता है। महुआ ट्री इज फाउंड लार्जली इन द सेंट्रल, नॉर्दर्न एंड सदर्न, दक्षिणी मध्य भारत और उत्तरी भारत में जो जंगल है अपने, वहां पर ये महुआ का पेड़ मिलता है, और उसी पेड़ पे लगे हुए फूलों को यूज करके ये महुआ लिक्कर बनाई जाती है। कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है बता ही चुका हूं मैं। ट्राइबल कम्युनिटीज कंज्यूम महुआ लिक्कर एट लोकल गैदरिंग्स एंड सेरेमनीज। तो ट्राइबल कल्चर के लिए महत्वपूर्ण है ये महुआ। बैन कब लगा था? ब्रिटिश राज ने इसको, ब्रिटिशर्स का जब भारत में राज चल रहा था तब उन्होंने बैन किया प्रोडक्शन ऑफ लिकर अलोंग विद कलेक्शन एंड स्टोरेजेस ऑफ महुआ फ्लावर्स थ्रू बॉम्बे आबकारी एक्ट। आबकारी विभाग आज भी अपने लिए, अपने देश के अंदर लिकर का जो सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रेगुलेट करता है। यहां बॉम्बे आबकारी एक्ट 1878 और मोवरा एक्ट 1892, इन दो कानूनों के द्वारा, तो ये याद रखिएगा, बॉम्बे आबकारी एक्ट, बॉम्बे आबकारी कानून कब पास किया गया था? 1878 में, और इसने महुआ शराब उत्पादन को प्रतिबंधित किया था। हिंदी वाले स्टूडेंट्स नोट कर लीजिएगा, ये महुआ शराब का जो उत्पादन था उसको प्रतिबंधित ब्रिटिशर्स द्वारा इस एक्ट के अधीन किया गया। और एक और एक्ट था 1892 का, माफ कीजिएगा, मोवरा एक्ट, वो भी लिख लीजिए साथ में, मोहवरा एक्ट, मोहवरा कानून 1892। काम इसने भी यही किया है। इन दो कानूनों के द्वारा महुआ शराब को बैन करने के काम ब्रिटिशर्स द्वारा किए गए। उसके अलावा महुआ के बारे में और बात करें तो एक सीएल का लेबल लगाया जाता था, कंट्री लिक्कर। कंट्री लिक्कर का लेबल जो है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि इट इज बाउंड बाय द एंटीक्वेटेड लॉज ऑफ 1878 एंड 92। वो उन लॉज से ही उठाया गया ये सीएल का जो लेबल है, विच फॉरबिड्स नॉन आदिवासीज फ्रॉम कंज्यूमिंग और प्रोड्यूसिंग इट एंड रिस्ट्रिक्ट्स आदिवासीज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग इट विद इन अ सर्टेन लिमिट। तो हुआ क्या कि ये सीएल का जो लेबल आपको शराब पर मिलेगा, सीएल, कंट्री लिक्कर। कंट्री लिक्कर का मतलब यह है कि ट्राइबल कम्युनिटीज जो है सिर्फ वही इसको प्रोड्यूस और कंज्यूम कर सकती है, उत्पादन और उसका उपभोग करने की शक्ति जो है, ये जो अधिकार है वो सिर्फ ट्राइबल्स तक रखा गया। नॉन ट्राइबल्स ये नहीं कर सकते। ट्राइबल्स को भी लिमिटेड उपभोग और उत्पादन का अधिकार है, तो ये सर्टेन लिमिट्स के अंदर रहेगा। ये सीएल का मतलब है, सीएल का टैग उसके ऊपर लगा दिया जाता है। मतलब ये वाली जो शराब है ये बनाई गई है और बनाई जा रही है किसके लिए? ट्राइबल्स के लिए, ट्राइबल्स के द्वारा बनाई गई और ट्राइबल्स के लिए बनाई गई।
तो वो ध्यान रखिएगा। सीएल का लेवल किस चीज से संबंधित आप याद रखिएगा, कंट्री लिखकर फुल फॉर्म लिख लीजिएगा इस सीएल लेवल की, कंट्री लिखकर। मध्य प्रदेश डिक्लेयर्ड महुआ एज हेरिटेज लिखकर एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड नेशनल महुआ कॉन्क्लेव 2023, ये जरूर लिखिएगा। राष्ट्रीय महुआ कॉन्क्लेव, राष्ट्रीय महुआ कॉन्क्लेव 2023 किसने ऑर्गेनाइज की है, ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये ऑर्गेनाइज की गई। ये जो अपनी राष्ट्रीय महुआ कॉन्क्लेव, नेशनल महुआ कॉन्क्लेव 2023 इनके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई और इन्होंने महुआ को डिक्लेयर कर दिया था हेरिटेज लिखकर, मतलब विरासत में मिली हुई और अपने कल्चर का पार्ट। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर ये काम हुआ है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आईआईटी दिल्ली हैव डेवलप्ड महुआ न्यूट्री बेवरेज। ये एक और चीज, क्योंकि आजकल न्यूट्रिशनल बेवरेजेस का बड़ा चलन है, तो उसके साथ ट्राइबल कल्चर को प्रमोट करने के लिए आईआईटी दिल्ली और हमारा जो ट्राइबल मंत्रालय है केंद्र सरकार का, जनजातीय मंत्रालय, उन्होंने मिलके एक ये महुआ न्यूट्री बेवरेज जो है उसको लॉन्च किया था, उसको डेवलप किया था। तो ये ध्यान रखेंगे, महुआ न्यूट्री बेवरेज आईआईटी दिल्ली द्वारा डेवलप किया गया है। किसके साथ मिलकर, वो आप अपने नोट्स में नाम रखेंगे साथ में, जनजातीय मंत्रालय, भारत सरकार, उन्होंने मिलके ये डेवलप किया और फिर बाद में उसको एक कॉन्क्लेव के दौरान उसको प्रदर्शित भी किया गया। अगला हमारा आज का करंट अफेयर वो है जामरानी डैम। जामरानी डैम कहां पर है, पहले तो ये आती है बात। जामरानी डैम है नैनीताल के अंदर, नैनीताल उत्तराखंड में। न्यूज में क्यों है, क्योंकि एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जामरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, जिसके लिए CCEA जो है अपना कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, उसने अप्रूवल दिया है इंक्लूजन ऑफ जामरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ उत्तराखंड अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, PMKSY AIBP, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सिलरेटेड इरिगेशन प्रोग्राम जो है बेनिफिट प्रोग्राम, उसके अंदर इसको शामिल कर लिया गया। इसलिए न्यूज में हमें लोकेशन याद रखनी है, कौन सी, जामरानी डैम की, कहां पर लोकेटेड है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो लिख लीजिएगा जामरानी बांध कहां पर है, वो नोट रखिएगा अपने साथ में। नैनीताल, नैनीताल कहां पर, उत्तराखंड, नैनीताल उत्तराखंड के अंदर लोकेटेड है ये। और द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व बिल्डिंग अ कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम अक्रॉस द गोला रिवर। गोला रिवर जो है उसके अराउंड एक डैम बनाया जा रहा है, उसी से रिलेटेड है ये प्रोजेक्ट अपना। और गोला रिवर जो है ये रामगंगा की ट्रिब्यूटरी है, तो लिख लीजिएगा गोला नदी पर, गोला नदी, इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए रामगंगा की सहायक नदी। डैम बनाया जा रहा है, गोला नदी के ऊपर ये डैम बनाया जा रहा है। कहां पर है, नैनीताल उत्तराखंड के अंदर। उसके अलावा फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल। अब वर्टिकल विंड टनल्स जो है ये इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस के साथ अपनी बकलो हिमाचल प्रदेश के अंदर इंस्टॉल कर रही है, इस वजह से न्यूज में है, तो ध्यान रखिएगा ये चीज, हेडिंग डाल लीजिए, नोट करिए अपने साथ कि इंडियन आर्मी ने किया क्या है, पहले तो वो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इंडियन आर्मी इंस्टॉल्ड इट्स फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल टू ट्रेन स्पेशल फोर्सेस इन स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल SFTS इन बाकलो हिमाचल प्रदेश। तो अपना विंड टनल जो है, फर्स्ट विंड टनल, वर्टिकल विंड टनल, आर्मी की ट्रेनिंग के लिए इसको इंस्टॉल किया जा रहा है। और कहां पर, ट्रेनिंग स्कूल है अपना हिमाचल प्रदेश का बाकलो में। तो ये नोट करिएगा, स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल के अंदर SFTS, स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल, इंडियन आर्मी, भारतीय सेना का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा उसकी, SFTS की, स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल, भारतीय सेना। लोकेशन इसकी कहां पर है, लोकेशन पॉइंट फॉर्म में इसी तरह से नोट्स बनाइए, पूरे पूरे स्टेटमेंट्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूज से डायरेक्ट उठाए जा रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर मैं इस तरह के फॉर्मेट में रखता हूं ताकि आपको थोड़ी न्यूज के साथ आप हैबिचुअल हो पाओ, इस वजह से ऐसे स्टेटमेंट्स लिखता हूं। बाकी अपने जो नोट्स होंगे आपके वो एकदम पॉइंट फॉर्म में होना चाहिए, जितना मिनिमम आप लिख सकते हो उतना मिनिमम लिखिए, क्योंकि जितना कम लिखोगे उतना ही ज्यादा लास्ट में जब उसको रिवाइज करते टाइम, पढ़ते टाइम जो है आपको उतना ही ज्यादा इजी रहेगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, तो इसको नोट कर लीजिए। लोकेशन इसकी क्या है, लोकेशन आप नोट रखेंगे इसकी, बाकलो हिमाचल प्रदेश में, बाकलो
हिमाचल प्रदेश। The system simulates varied free fall scenarios which is crucial in assessing individual reactions to numerous airborne situations। बेसिकली आर्मी को ट्रेनिंग दी जा रही है, आर्मी के अपने जवानों को वो ट्रेनिंग इस बात से संबंधित है कि फ्री फॉल के दौरान, कि जब आपको आकाश से कूदना पड़ जाए और एकदम फ्री फॉल विदाउट एनी हेल्प, तो उस केसेस के लिए ट्रेनिंग है। और उनके लिए ट्रेनिंग जो है वो इधर आपको इस जो वर्टिकल विंड पाइप जो बनाई जा रही है उसके अंदर दिया जा रहा है। विंड टनल, वर्टिकल विंड टनल एज अ फ्री फॉल सिमुलेटर, इट क्रिएट्स अ कॉलम ऑफ एयर एट द स्पेसिफिक वेलोसिटीज ऑर्केस्ट्रेटिंग डिफरेंट कॉम्बैट फ्री फॉल कंडीशंस। युद्ध के दौरान फ्री फॉल कंडीशंस अगर हो जाए तो वैसी सिमुलेट करके, उसको आर्टिफिशियली क्रिएट करके सिचुएशंस क्रिएट, मतलब उसमें आर्मी की ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर की जा रही है। और उसी से संबंधित ये हमारा फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल है। इसके अंदर इसी लोकेशन के नीचे लिख लीजिए पहला वर्टिकल विंड टनल, पहला वर्टिकल विंड टनल यहां पर लगाया जा रहा है भारतीय सेना का। और अगर आपको नहीं आइडिया हो रहा तो इसके नीचे एक लाइन और लिख लीजिएगा, सैनिक स्पेशल फोर्सेस को प्रशिक्षण देने के लिए। आगे नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग 25/25 टारगेट। ये 25/25 25/25 क्या है? यूनाइटेड नेशन का प्रोग्राम है स्पेशल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ प्री मैच्योर डेथ फ्रॉम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, एनसीडीज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की वजह से 25% से उसको रिड्यूस करना है। जो डेथ्स हो रही है, प्री मैच्योर डेथ्स हो रही है, उनको रिड्यूस करने के लिए यूएन का एक स्पेशल प्रोग्राम है। आपको बस इतना हाईलाइट रखना है, ये 25% बाय 2025। तो इस वजह से इसका नाम 25/25 है। तो 25/25 इसके नीचे आप लिख लीजिए, कम करना है कितने से? प्री मैच्योर डेथ्स, प्री मैच्योर डेथ्स एनसीडीज की वजह से, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की वजह से कम करना है 2025 तक। 25% इसको कम करना है। बस इतना लिख लीजिए। किसका प्रोग्राम है? यूएन का। ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जो है, 4 मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कौन कौन सी है अपनी? कार्डियोवास्कुलर डिसीज, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेस, डायबिटीज है और कैंसर है। ये 4 मुख्य नॉन कम्युनिकेबल, जिनको हम लोग बोल सकते हैं कि जो संक्रमित, असंक्रामक, हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि जो कम्युनिकेट नहीं होती, आगे जाके फैलने वाली नहीं है, कि पर्सन टू पर्सन फैलेगी नहीं, वैसी वाली जो ये डिसीजेस हैं, उनकी रोकथाम के लिए, उनको 25% कम करने के लिए 2025 तक यूएन का स्पेशल प्रोग्राम है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अडॉप्टेड दिस टारगेट इन 2012। 2012 से चल रहा है, 2025 का टारगेट है, इस वजह से यूएन वापस जागा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि, और ये चारों डिसीजेस जो है अभी के लिए जो हमारा डिसीज बर्डन है, उसमें सबसे मुख्य तौर पर डायबिटीज या कैंसर जो है, ये बड़े मुख्य तौर पे देखे जा सकते हैं। तो ये लाइफस्टाइल डिसीज बन चुका है डायबिटीज। तो कुल मिला के बात ये है कि इनको कंट्रोल करने के लिए पार्ट ले रहा है यूएन, अपना आगे बढ़ के काम कर रहा है। उसके अलावा मॉरिशस ऑन सेम सेक्स रिलेशंस, मॉरिशस के कोर्ट ने एक अभी जजमेंट एक दिया है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत सरकार ने अभी, मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, भारतीय न्यायालय, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली अपना सेम सेक्स मैरिज के ऊपर दिया था, अपना एक वर्डिक्ट दिया था, जिसमें बोल दिया था कि सेम सेक्स मैरिज अभी हम लोग लीगलाइज नहीं कर सकते भारत में, वो काम सरकार करेगी। मॉरिशस के अंदर भी अब सेम सेक्स के इशू पे, सेम सेक्स यानी समलैंगिकों के मुद्दे पे एक जजमेंट आया है कोर्ट का। वो जजमेंट किस तरह से है कि जजमेंट ने उसने इनको लीगलाइज कर लिया है, समलैंगिक संबंधों को लीगलाइज किया। ये काम भारत पहले ही कर चुका है। 377 हटाई थी, अगर आपको याद हो तो। धारा 377 हटाने के साथ 377 बोल रहा हूं, 370 नहीं बोल रहा, तो 377 हटाया गया था। उस टाइम पे भारत में जो होमोसेक्सुअलिटी थी, इसको लीगलाइज कर दिया गया था। आज मॉरिशस की बात कर रहे हैं हम लोग। मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट ने हैज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल a law that criminalizes consensual same sex acts between adult men। यहां पर मॉरिशस की लोकेशन आपको कल परसों दिखाई थी मैंने शायद, या अभी वापस देखोगे, दिखा देंगे आगे, आज मैप लगाया हुआ है। तो मॉरिशस का जो सुप्रीम कोर्ट है, तो मॉरिशस ने अभी इसको लीगलाइज कर दिया है। तो या बस इसको इतना एक सिंपल चीज लिख लो कि इसकी जो क्रिमिनलिटी है वो खत्म कर दी गई है। तो मॉरिशस द्वारा समलैंगिक संबंध, डैश लगा के बस लिख लो,
समलैंगिक संबंधों को वैधानिक कर दिया गया है कि अभी अपराध नहीं है, विधान के अधीन हो गए हैं, कि विधान यानी कानून के अधीन हो गए हैं, लीगलाइज हो चुके हैं वहां पर। मॉरिशस इज एन आइलैंड कंट्री इन द इंडियन ओशन लोकेटेड ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की पूर्वी कोस्ट, पूर्वी जो उनके तट है उसके समीप आपको एक मॉरिशस नाम का एक कंट्री दिखता है। अभी दिखाता हूं उसको। देयर आर 64 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड दैट हैव लॉज दैट क्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी एंड नियरली हाफ ऑफ दीज आर इन अफ्रीका। दुनिया में अभी भी 64 देश ऐसे हैं जहां पर समलैंगिकों के बीच जो ये संबंध है, समलैंगिक संबंधों को, उसको आज भी लीगैलिटी नहीं प्राप्त है। भारत लीगल बना चुका है इनको, इलीगैलिटी इनकी खत्म कर चुका है, इनकी क्रिमिनल नेचर जो थी वो खत्म कर चुका है। लेकिन भारत में मैरिजेज अभी भी लीगलाइज नहीं हुई है। अफ्रीका के अंदर सबसे ज्यादा ऐसे देश हैं जिनमें इलीगल है समलैंगिक संबंध। अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहा हूं मैं। और कुल मिला के दुनिया में 64 ऐसे देश है वर्तमान में यूएन के मेंबर्स जिनमें जो समलैंगिक संबंध है उसका स्टेटस अभी भी इलीगल है। यहां पर ये 64 में से आधे से ज्यादा जो है वो अफ्रीकन महाद्वीप के अंदर है। लोकेशन कहां पर है? बताया मैंने कि अफ्रीका का ईस्टर्न कोस्ट यानी अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप दिख रहा है आपको। अफ्रीका महाद्वीप में उसकी जो पूर्वी कोस्ट है उसके ऊपर आपको दिखेंगे ये सारे इधर अलग अलग कंट्रीज। इंडियन ओशन रीजन है ये, इंडिया हमारा, इंडिया के नीचे इंडियन ओशन रीजन, यहां पर आपको दिख रहे हैं अलग अलग कंट्रीज। ये है आपका मेडागास्कर, मेडागास्कर दिख रहा है इधर आपको, ये मेडागास्कर। उसके अलावा मॉरिशस, ये रहा मॉरिशस। मॉरिशस कहां पर है? ये रहा, इधर मॉरिशस है। उसके अलावा ये चैगोज आइलैंड्स है, ये याद रखिएगा, ये ज्योग्राफिकल लोकेशंस आपको पेपर में जरूरी हो जाती है कई बार। चैगोज, मॉरिशस, उसके बाद मेडागास्कर इधर की साइड, मतलब मॉरिशस और नीचे तक मेडागास्कर। तो ये भारत के नीचे की तरफ है ये सारे के सारे। उसके अलावा इधर ये मालदीव्स नाम का देश अपना, मालदीव्स। मालदीव्स का नया नया राष्ट्रपति कौन बना है, प्रधानमंत्री, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इंडिया के साथ अपने इधर रिलेशंस जो है, पीछे बड़े इश्यूज चले थे, करंट अफेयर में ही हमने बात की है, तो पढ़िएगा जरूर, अपने करंट अफेयर्स रिवाइज रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फ्री वीजाज ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका में रिसेंटली एक इकोनॉमिक क्राइसिस चला था, अगर आपको याद हो तो भारत ने भी हेल्प की थी। और अभी श्रीलंका अपने टूरिज्म को वापस प्रमोट करने के लिए फ्री वीजा प्रोवाइड करवा रहा है, इस वजह से न्यूज में है। तो टू रिवाइव द कंट्रीज फ्लेजिंग टूरिज्म इंडस्ट्री, श्रीलंका हैज रिसेंटली announced that Indians will get free visas to the nation as part of a pilot program which will extend till March 31st, 2024. बात वही है कि श्रीलंका की इकोनॉमी जो थी वो क्राइसिस से गुजरी है, इस वजह से श्रीलंका फ्री वीजाज प्रोवाइड करवा रहा है इंडियंस को। इंडियंस अब वहां पर टूरिज्म के लिए, टूरिज्म प्रमोट करने के लिए बेसिकली इंडियंस को फ्री वीजा मिल रहा है और बेसिकली इंडिया के साथ मिलकर अपनी इकोनॉमी को थोड़ा ऊपर लेके जाना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को। इंडिया नेपाल बॉर्डर, इंडिया और नेपाल की बॉर्डर पे एक जॉइंट सर्वे किया गया है और उसमें जो नो मैंस लैंड है, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर होते हैं नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड पे जो फार्मिंग हो रही है, मतलब नो मैंस लैंड पे मैन घुस चुके हैं, फार्मिंग हो रही है, उस फार्मिंग वाले उस एरियाज को, फार्मर्स को वहां से हटाने की कोशिश अब की जा रही है, इस वजह से न्यूज में है। हम लोगों को क्या देखना है कि नेपाल के साथ इंडियन बॉर्डर के बारे में थोड़ी सी स्टडी करेंगे, क्योंकि अब जब कोई भी चीज न्यूज में है तो उससे रिलेटेड अपने को कोई उसके सराउंडिंग स्टैटिक टॉपिक अगर हम लोग बात कर सके तो वो हम लोग इधर कर रहे हैं, वही चीज यहाँ पे करेंगे। नेपाल शेयर्स एन इंटरनेशनल बॉर्डर विद 5 इंडियन स्टेट्स, ये नाम याद रखने आपको, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम। इन 5 भारतीय राज्यों के साथ नेपाल जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। रफ मैप अगर हम लोग बना के देखें तो नेपाल आपको ऐसे इस तरह से दिखता है, ये इधर नेपाल आपको इंडिया की बाउंड्रीज के इधर से होते हुए हिमालय के नीचे की साइड। अंग्रेज जब भारत पे राज कर रहे थे तो उन्होंने यही विशेष चीज पे इस पे ध्यान दिया कि नेपाल तो भारत का हिस्सा ही होना चाहिए, क्योंकि नेचुरल बाउंड्री क्या है, हिमालय है जो चीन और इस भारतीय उपमहाद्वीप को बांटता है। बीच में ये नेपाल नाम का देश क्या, उन्होंने नेपाल पे आक्रमण कर दिया, नेपाल के साथ संधि कर ली। 1814 के अंदर नेपाल पर आक्रमण हुआ, अगले साल 1815 में एक संधि कर दी गई जिसका नाम दिया गया सुगोली की संधि। सुगोली की संधि ये नेपाल के साथ कर ली गई थी और सुगोली की संधि के तहत नेपाल को अलग अलग तरह के, एक नेपाल को बेसिकली
आज़ाद तो छोड़ा था, लेकिन नेपाल के साथ अपनी इन्होंने रिलेशनशिप एक स्थापित कर दी थी कि आगे से अंग्रेजों को जो चाहिएगा वो नेपाल से निकाल लें, और तभी निकाल लिया था इन्होंने। कुमाऊं हिल्स और नेपाल के बाकी कई सारे हिल स्टेशंस जो थे वो सारे हमें प्राप्त हो गए, इंडिया को प्राप्त हो गए। तो नैनीताल, मसूरी वगैरह जो हमारे कुछ बड़े बड़े अपने हिल स्टेशंस हैं, अच्छे हिल स्टेशंस, वो हमें सारे वहीं से प्राप्त हुए। कुल मिला के बात यही थी कि नेपाल को यहाँ पर अंग्रेजों ने सबसे पहले इस नेपाल की बॉर्डर जो है वहां तक घुस गए थे। अब यहाँ पर अभी वर्तमान स्थिति ये है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम, ये अपने 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ट्रीटी 1950 के अंदर द इंडो नेपाल पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी, दैट वाज साइंड फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ बोथ द कंट्रीज, ऑफ सिटीजन ऑफ बोथ द कंट्रीज। नेपाल के साथ बोला जाता है रोटी बेटी का रिश्ता है हमारा। क्यों बोला जाता है? क्योंकि बिहार के साथ बॉर्डर लगती है, जो आपको दिखेगा बड़ी पोरस बॉर्डर है ये। पोरस बॉर्डर होने का मतलब कि यहाँ पर आवागमन जो है बहुत ही सिंप्लीफाइड सा लगेगा आपको, बस एक चेक पोस्ट होगी और ज्यादा, उससे ज्यादा और कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी जितनी आपको और कहीं पर इंटरनेशनल बॉर्डर में मिल सकती है। वीजा और वो सारी चीजों का लफड़ा इधर कुछ है ही नहीं। तो बेसिक चीज यही है कि नेपाल के साथ, नेपाल और भारत का एक कल्चर भी मैच खाता है। इस वजह से भी बोला ऐसा जाता है कि नेपाल के अंदर जिन राजाओं ने राज किया उनके रिलेशंस अपने राजस्थान के अंदर मेवाड़ में गुहिलों की शाखा चलती थी, जो गुहिलों के साथ थी। कुंभकर्ण नाम का एक भाई था रावल रतन सिंह का, वो रतन सिंह का भाई उधर गया नेपाल में और उन्हीं की एक शाखा खोली थी, और नेपाल वालों के इनसे रिलेशन ऐसे बोले जाते। तो ठीक है, वो सारी चीजें हैं उनके साथ, कुछ उनके मतलब उनको सपोर्ट करते हुए कुछ एक और आगे के मुद्दे भी मिलते हैं अपने को, लेकिन उतना ज्यादा हिस्ट्री में घुसते नहीं हम। पर हाँ, नेपाल के साथ अपने रिश्ते हमेशा से कायम रहे हैं। ये नेपाल की लोकेशन के साथ साथ कौन से स्टेट्स अपने बॉर्डर उनके साथ शेयर कर रहे हैं वो याद रखिएगा। 1950 के अंदर इंडो नेपाल पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ सिटीजन ऑफ बोथ द कंट्रीज, कि यहाँ के ये दोनों देशों के सिटीजन फ्री मूवमेंट, इनको कोई रिस्ट्रिक्शन प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। और वहीं से ये एक जुमला एक निकल के आया, रोटी बेटी का रिश्ता, कि क्योंकि यहाँ पर पारिवारिक संबंध भी, जो बॉर्डर के गांव जो है वहां पर वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए जाते हैं। डिस्प्यूटेड एरियाज द लिपुलेख पास, कालापानी एंड लिम्बियादुरा, ये अपने पश्चिमी नेपाल के साथ कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज भी हैं। आगे बात करते हैं आरबीआई और प्राइवेट बैंक्स डायरेक्टर से एक डायरेक्टिव आया है आरबीआई की तरफ से, उसी वजह से न्यूज में है आरबीआई वापस। तो है क्या ये? आरबीआई हैज रिसेंटली आस्क्ड द प्राइवेट बैंक्स टू एंश्योर द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 होल टाइम डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग द एमडी एंड सीईओ ऑन देयर बोर्ड्स। आरबीआई ने एक हिदायत दी है इन बोर्ड्स को, बैंक्स को, प्राइवेट बैंक्स को, कि अपने बोर्ड के अंदर आप ये एमडी एंड सीईओ को इंक्लूड करते हुए कम से कम 2 फुल टाइम डायरेक्टर रखोगे। फुल टाइम डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये सारे के सारे आपको इकोनॉमी के अंदर आप डिटेल में पढ़ते हो, इंडियन इकोनॉमी, और वो आपकी पेपर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देखो, ये सारी चीजें आपको नॉर्मली प्रीलिम्स के लिए उतना नहीं पूछी जाती, स्टेट प्रीलिम्स में तो बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती। और अगर आप सेंटर पीएससी की बात कर रहे हो तो सेंटर पीएससी के अंदर भी मेन फोकस उनका रहता है इकोनॉमिक सर्वे पे, एनसीईआरटीज पर। उसके अलावा ये जो बैंकिंग सेक्टर की अगर कोई विशेष घटना हो तो उसको आपको कुछ स्टेटमेंट्स देके पूछ लिया जाता है। अदरवाइज मेंस के लिए, भारत की बैंकिंग हेल्थ के लिए जो इश्यू है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आरबीआई क्या कर रही है, ये सारे पॉइंट्स उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। द नंबर ऑफ डब्ल्यूटीडीज यानी होल टाइम डायरेक्टर्स shall be decided by the board of the bank by taking into account factors such as size of operations, business complexity and other relevant aspects। तो कुल मिला के बात ये कि ये मेंस का सा टॉपिक है, आप चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेंस के लिए बात कर रहे हैं तो ये एक मेजर रख सकते हैं कि आरबीआई ने होल टाइम डायरेक्टर्स, जो पूर्णकालिक सदस्य हैं बोर्ड के, उनके लिए डायरेक्टर्स जो हैं उनके लिए डिसाइड किया कि एटलीस्ट 2 पूर्णकालिक सदस्य इस बोर्ड के पार्ट होने चाहिए, जो इंक्लूड करने चाहिए एमडी एंड सीईओ कम से कम। ठीक है, तो ये आप नोट रख लीजिएगा अगर आपको मेंस के लिए ये नोट करना हो फैक्ट। एक एक्सरसाइज है न्यूज में, हरिमाऊ शक्ति। ये हरिमाऊ शक्ति जॉइंट बायलैटरल एक्सरसाइज है किनकी? इंडिया और मलेशियन आर्मीज की। तो बस इतना ये नोट कर लीजिए साथ में, हरिमाऊ शक्ति 2023। तो ये क्या है? जॉइंट एक्सरसाइज है किसका? इंडिया और मलेशिया का, भारत और मलेशिया का जॉइंट एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति। तो हरिमाऊ शक्ति याद रखिएगा। इट एम्स टू एनहांस
military capabilities of conducting multi-domain operations in sub-conventional scenarios. The previous edition of the exercise was conducted in पुलाई कुलांग मलेशिया 2022। इससे पहले 2022 में भी सेम इसका एक एडिशन हुआ था, वो हुआ था यहाँ पर मलेशिया के अंदर ही पुलाई कुलांग के अंदर। ये हमारे थे आज के करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, नाम आपको पीछे दिख ही रहा है, सृष्टि क्लासेस नोहर, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात मुद्दे की ये है कि इनको क्लासेस को रिवाइज करना जरूरी है। जो मैं पिछले कुछ दिनों से आपको बार बार कुछ बीच में क्लास के बीच में क्वेश्चंस भी पूछता हूँ और उम्मीद ये रहती है कि आप आंसर देंगे, बट खैर उतने आंसर्स मिल नहीं रहे, कोई खास रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा। तो आपका सपोर्ट जो है वो इधर इन क्लासेस के लिए ऑक्सीजन का काम करता है। तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी आपका फीडबैक हो। इन पीडीएफ्स को डाउनलोड अपने फ़ोन में रखिए, अपने साथ इनको रखिए और रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।